हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो फटाफट कवर अप करते हैं क्विक एंड वेरी क्विक रिस्पॉन्स किस बारे में, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। आज है 6 मई और आज कैसा रहा मार्केट, पूरे दिन कैसी हलचल रही, कौन सा स्टॉक 52 वीक हाई पे रहा या फिर किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग है और न्यूज़ बेसिस स्टॉक कौन सा रहा, वो हम कवर अप करते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। फटाफट देख लेते हैं निफ्टी 50 को। यस, ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी वॉलेटाइल रहा ये इंडेक्स आज के दिन। इसमें आप कंप्लीट देखोगे स्टिल 5 डेज़ में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और हमेशा टॉप पर से हमेशा सेलिंग आ रही है। इट्स मीन्स कि सेलर्स काफ़ी एक्टिव है, निफ्टी 50 काफ़ी एक्टिव है सेलिंग के लिए। चलो फटाफट देख लेते हैं 5 डेज़ में स्टिल मार्केट। अब अगर 5 डे टॉप से करेक्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट लगभग पौने 2% के आसपास इसमें करेक्शन हो चुका है मार्केट में। इसके पीछे का रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी का करंट का न्यूज़ हम देख रहे हैं तो इज़राइल वॉर ऑन गाज़ा लाइव है अभी। एक ये नेगेटिव न्यूज़ है, वॉर का सिचुएशन अभी भी इनिशिएट कर रहा है। कौन-सा? इज़राइल। और सेकंड न्यूज़ क्या है? ड्यू टू गाज़ा इम्पैक्ट, मतलब गाज़ा में जितने सारे टेंशन्स हैं वॉर के, इस वजह से क्या है, सऊदी अरेबिया ने क्या किया, प्राइस हाइक कर दिया। किसका? क्रूड ऑयल का प्राइस उन्होंने हाई कर दिया है, जो कि एक नेगेटिव साइन होता है किसी भी इकोनॉमिक के लिए। इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसे भी आप रिलायंस को देखिएगा, एवरी बाइंग पे इसकी सेलिंग थी, मतलब जब भी ऊपर बाइंग जा रहा था इस पे सेलिंग आ रही थी। इंट्राडे में ये क्या था? नेगेटिव साइन था। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिलायंस का काफ़ी अच्छा बिजनेस जो है एनर्जी में है, पेट्रोकेमिकल में, क्रूड ऑयल्स में है। ये भी काफ़ी सारे क्रूड ऑयल्स को इंपोर्ट करता है बाहर से। तो ये सब कारण की वजह से, क्योंकि इनका प्राइस हाइक कर दिया सऊदी अरेबिया ने, तो इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा कुछ छोटे-मोटे और न्यूज़ है इनके रिगार्डिंग, क्योंकि स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप का जो यूनिट है इंडेक्स लेवल, उसमें भी लगभग 1.5% के आसपास सेलिंग आई है। फिर मिड कैप, नेक्स्ट मिड कैप वाला जो देखोगे या निफ्टी 50 मिड कैप, उसमें भी अच्छी खासी सेलिंग आई है। तो 2-3 मेजर रीज़न थे जो आज निफ्टी 50 को नेगेटिव साइड में क्लोजिंग दिया है। चलो फटाफट बात कर लेते हैं, रिलायंस को भी रडार पे रखिएगा क्योंकि कंटिन्यू 5 डेज़ पे ये सेलिंग है, लगभग 3% के आसपास सेलिंग दिख रहा है। और आपको पता है निफ्टी 50 की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली कंपनी है कौन? रिलायंस। 11% से ज़्यादा इनका परसेंटेज होल्ड है निफ्टी 50 में। अगर मार्केट को अच्छा होना है तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलायंस को रिकवर करना चाहिए, निफ्टी आईटी को रिकवर करना चाहिए। ऑटोमेटिक ये जो हमारी निफ्टी 50 है रिकवर कर लेगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यस, पेटीएम। पेटीएम आज क्या रहा? पूरे दिन सर्किट में रहा। इसके कारण न्यूज़ क्या है? क्यों ये सर्किट पे रहा? यस, सबसे पहले देख लो, पेटीएम जो है वेल्थ क्रिएटर स्टॉक नहीं है, स्टिल मैं कह रहा हूँ। और इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ ये है कि भावेश गुप्ता जी जो थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनका जो पोज़ीशन था, मैनेजमेंट लेवल का पोज़ीशन था, सीओओ थे पेटीएम के, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इस वजह से इसमें कंप्लीट नेगेटिव न्यूज़ है और कंप्लीट सर्किट में ये स्टॉक चल रहा है। बाकी अगर बात करूँ, वो पेटीएम जो इसकी लिस्टिंग हुई थी, अनबिलीवेबल जो 2000 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, एंड जो इसकी वैल्यूएशन पे लिस्टिंग हुई थी, मार्केट ने उसे पसंद नहीं किया था। मार्केट जैसे ही ये लिस्टिंग, उसके बाद कंटिन्यू ये प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक आई है। और लास्ट 1 ईयर से देखोगे या लास्ट इसकी इनिशियल स्टेज पे देखोगे, कंप्लीट ये वेल्थ डिस्ट्रॉय है। लगभग 80% के आसपास ये डाउनफॉल में है। फटाफट देख लेते हैं इसका। अगर आप एफआईएस, डीआईएस का प्रमोटर्स की होल्डिंग में देखोगे तो करंटली जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, एफआईएस एक्टिव हैं, उसके पास डीआईएस है एंड देन पब्लिक है। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा माल है, गले पे इनके सबसे ज़्यादा है। और आपको पता है पेटीएम स्पेशली कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ क्या चल रहा है कि आरबीआई का रेस्ट्रिक्शन। आरबीआई ने इनके दाना-पानी बंद करके रखा है। इट्स मीन क्या? इनका जो इनकम होने का सोर्स होता था, क्या? पेटीएम वॉलेट या फिर पेटीएम बैंक कह लो, उनको क्या किया था, कंप्लीट उन्होंने उसपे बैन लगा दिया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि आप न्यू कस्टमर ऐड ऑन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप आरबीआई के जो पॉलिसीज़ है उसको फुलफिल नहीं करो, काफ़ी मैनिपुलेशन था उसमें। तो आपको पता है कभी भी किसी भी कंपनी का इनकम पे ही बैन लग जाए, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था इनका, वो पेटीएम बैंक था, पेटीएम वॉलेट था, उसपे डायरेक्टली इनका क्या हुआ था, बैन लग गया था। तो मेन जो इनकम है, अगर वही उनका डाउनफॉल हो जाए तो आने वाला सारा क्वार्टर जो Q1, Q2, Q3 या फिर ईयर ऑन ईयर है, कंप्लीट इनका जो फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डाउनग्रेड हो जाता है, ठीक है? इसी कारण आप मल्टी टाइम्स देखोगे बड़े-बड़े एफआईएस क्या कर रहे हैं, इसमें स्टेक जो है अपना कम करते हुए आपको नज़र आ जाएँगे। चाहे वो नीदरलैंड की कंपनी हो, अलीबाबा तो कंप्लीट वैनिश्ड हो गई, इसको पूरा छोड़ चुकी है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक डील होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें वेल्थ डिस्ट्रॉय स्टॉक बन के सामने आया है सभी के। चलो फटाफट कवर कर लेते हैं कोटक महिंद्रा को लेके। कोटक महिंद्रा क्यों आज इतना बाइंग रहा, आपको पता है निफ्टी 50 का ये स्टॉक है। सेकंड आप देखोगे सैटरडे के आसपास इसने अपना Q4 का रिजल्ट दिया था, 5 स्टार रिजल्ट था, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था इसने।
इस वजह से इसमें बाइंग आई थी और इस पे तड़का और लग गया, मतलब सोने पे सुहागा वाली जो बात कहते हैं वो ये हो गया कि जेफरी ने क्या किया, अपग्रेड कर दिया कोटक महिंद्रा बैंक का। क्या, पहले उनका न्यूट्रल था कि हम इस बैंक को न्यूट्रल रखेंगे, बट उन्होंने टारगेट सेट कर दिया कितना, 2070 रुपए, 2070 का उन्होंने टारगेट सेट कर दिया जेफरी ने। ये एक फर्म होते हैं, आपको पता है, बड़े बड़े राइटर्स और फर्म होते हैं, टारगेट सेट करते हैं, टारगेट डाउनग्रेड करते हैं, ऐसे वो करते रहते हैं ताकि नए नए इन्वेस्टर्स में एड ऑन होते रहें। लास्ट 5 ईयर से बात करोगे, ये एक स्टिल एक जोन में चल रही है, 2000 से लेके 1700 के जोन में अब स्टिल ये मार्केट चल रही है। इसमें भी आप बने रह सकते हो। अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से देख लेना। इसमें 2 आरबीआई के नेगेटिव न्यूज़ थे। पहला कि इनका जो न्यू कस्टमर ऐड ऑन करना था इनको ड्यूरिंग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से न्यू कस्टमर ऐड ऑन करना था, वो आरबीआई ने बैन कर दिया था। देन उनका जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जो ट्रांज़ैक्शंस होते थे, काफ़ी सारे बग्स आ रहे थे, तो वो एक आरबीआई ने काफ़ी ज़्यादा इनको इसके लिए फटकार लगाई थी। तो ये सारे काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। उसके बाद इनके मैनेजमेंट लेवल पे, कोटक महिंद्रा के मैनेजमेंट लेवल पे एमडी जो सीईओ थे, उन्होंने क्या था, रिज़ाइन कर दिया था। तो 2 नेगेटिव न्यूज़ है, बाकी जेफरीज़ ने स्टिल इसमें बुलिश होने का दिया है। उनका पैरामीटर्स होता है वो कब ये टारगेट 2000 का अचीव हुआ, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है और मे बी आने वाले मंथ में भी हो सकता है। हालाँकि ये 5 स्टार स्टॉक है, ऐसा डरने की बात नहीं है, अगर आपके पास है तो आप इसको एन्जॉय कर सकते हो। बात करते हैं दीपक नाइट्रेट का। यस, आज तो ये धमाकेदार रहा, केमिकल स्टॉक का दिग्गज स्टॉक है, हाथी वाला स्टॉक है, धमाकेदार स्टॉक है। इसका क्या न्यूज़ रहा, आज अच्छी खासी 100 पॉइंट्स के आसपास में बाइंग हुई, 5% के आसपास बाइंग हुई। लास्ट 5 ईयर से देखिएगा एक कंसोलिडेशन में है मार्केट, नो डाउट। जब इसका बुल रन था या फिर कहो केमिकल सेक्टर टॉप पे था, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी स्टॉक ने दिया था। उसके बाद ये एक फ्लैटिश जोन पर है, काफ़ी लोग यहाँ पे डर के निकल गए होंगे, बट स्टिल इसके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अच्छे खासे एक फर्म ने इनका जो टारगेट है इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है? मॉर्गन स्टैनली जो थे उन्होंने इनका प्राइस अपग्रेड कर दिया है, कितना टारगेट रखा है? यस, 2985 का इन्होंने टारगेट सेट कर दिया। आपको मैंने बताया कि फर्म्स जो होते हैं, बड़े-बड़े फर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो टारगेट किसी का बढ़ाते हैं, किसी का घटाते हैं। अगर देखो ब्रोकरेज फर्म जो होते हैं ना, अगर किसी का टारगेट बढ़ाते हैं तो उनको जो फ़ॉलो अप कर रहा है, जैसे मॉर्गन स्टैनली को कोई उनका राइटर्स फ़ॉलो कर रहा है या कोई इन्वेस्टर, बड़े-बड़े इन्वेस्टर उनको फ़ॉलो अप करते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने पैसे इसमें इनफ्लो करेंगे, मतलब इसमें पैसे डालना स्टार्ट करेंगे, तो उनका जो टारगेट हो जाएगा 2985 हो जाएगा। बट याद रखना, बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कब निकल जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो ये मॉर्गन स्टैनली या फिर किसी दूसरे राइटर्स जो हमारा टारगेट अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड करते हैं, ये टाइम फ्रेम नहीं बताते हैं कब तक रहेगा। ये एक जेनुइनली क्लीयरेंस नहीं देते हैं। बस हाँ, अगर बड़ा कोई फर्म अगर उनको पॉज़िटिव रिकमेंडेशन कर रहा है तो उस स्टॉक में डेफ़िनिटली बाइंग आती है। और ऐसे भी ये स्टॉक बहुत शानदार है, 5 स्टार स्टॉक है, बहुत अच्छा है। अगर केमिकल सेक्टर में आप देख रहे हो, दीपक नाइट्रेट को देख सकते हो, आरती इंडस्ट्रीज़ को देखते हो, एसआरएफ को देख सकते हो, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट फाइन ऑर्गेनिक को देख सकते हो, बालाजी अमाइन्स को देख सकते हो। काफ़ी, काफ़ी अच्छे-अच्छे स्टॉक है, क्योंकि ये सेक्टर जो अभी है फायर फाइट कर रहा है। क्यों फायर फाइट कर, क्रूड क्रूड ऑयल का जो प्राइस है काफ़ी हाई है। आपको पता है केमिकल सेक्टर का दाना-पानी जो चलता है क्रूड ऑयल पे चलता है। अगर क्रूड ऑयल सस्ता है तो बहुत अच्छा इनको प्रॉफ़िट होता है। तभी वॉर की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है, तो इन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। चलो आते हैं नए स्टॉक के बारे में, नए डिस्कशन करने से पहले उससे फटाफट आप क्या करो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको न्यूज़ कवर अप करता हूँ स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, स्पेशली विथ लॉजिक। अगर किसी में बाइंग आई है तो जैसे कि मैं न्यूज़ जो आउटलेट्स होते हैं वो सारे आपके सामने प्रेज़ेंट करता हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि मैं डेली बाय आपसे मोटिवेट हो जाऊँ और आपसे कनेक्टेड रहूँ। फटाफट दूसरी न्यूज़ को कवर करते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी। भाई साहब, इसकी जो आज बाइंग हुई है लगभग-लगभग 10%, साढ़े 10% बुलिश था और लगभग-लगभग 250 पॉइंट्स का इसने वो कहीं भी सिंगल प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, कंप्लीट गैप अप खुला। और इस निफ्टी 50 जो आज डाउन में थी, अल्ट्रा वॉलेटाइल थी, स्टिल ये स्टॉक बाइंग में था। इसके पीछे का रीज़न आ गया है सामने। बहुत अच्छा इन्होंने मैनेजमेंट का कॉल था, बहुत प्यारा मैनेजमेंट का कॉल है। बट उससे पहले अगर 5 ईयर का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये टॉप पे चल रही थी मार्केट, उसके बाद यहाँ से ये कंप्लीट डिस्ट्रॉयर बना ये स्टॉक। इसके पीछे का न्यूज़ क्या है, डीवी रियलिटी। डीवी रियलिटी के साथ इनका जो था टाई अप हो रहा था, क्यों? रिकंस्ट्रक्शंस काफ़ी सारे करेंगे कंपनी, जो मतलब हाँ, रिकंस्ट्रक्शंस काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को वो अचीव करे थे, बट शेयर होल्डर्स ने इसको काफ़ी थम्स अप नेगेटिव दिया था। उसके बाद उन्होंने डीबी रियलिटी के साथ जो टाई अप किया था उसको कैंसल कर दिया। उसके बाद स्टॉक अच्छी खासी बाइंग आ गई है, ठीक है? इस स्टॉक को देखा जाए, स्टिल मैं कह रहा हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टॉक है, एल&टी, लार्सन एंड टोब्रो देखोगे, गोदरेज प्रॉपर्टी, मैक्रोटेक डेवलपर, लोधा ग्रुप के जो कंपनीज़ है, ये सारे रडार पे आपको रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम फ्रेम में
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी बूम सेक्टर है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कैसा क्या इसके पीछे का न्यूज़ है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी के जो चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, उन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो आने वाला 2025 है उसमें हम डबल डिजिट में ग्रोथ देख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में हम क्या देख रहे हैं, ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और जो हमारा बुकिंग है लगभग 20% का हम ग्रोथ कर रहे हैं और 27,000 करोड़ के आसपास हमारा फाइनेंशियल बनेगा। ठीक है, जब मैनेजमेंट भी इतना स्ट्रांगली कह रहा है कि हमारा जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 20% होगा, तो डेफिनेटली नए इन्वेस्टर्स होंगे, काफ़ी बुलिश रहते हैं इन सभी चीज़ों को लेके। फटाफट कवर कर लेते हैं टाइटन। टाइटन यस, आज के दिन अच्छा खासा ये नेगेटिव रहा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? यस, Q4 का रिज़ल्ट। Q4 का रिज़ल्ट देखोगे ईयर ऑन ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका रिज़ल्ट जो था काफ़ी काफ़ी नेगेटिव था, जो कि एक ब्लू चिप्स कंपनी है, 5 स्टार कंपनी है। टाइटन जो है ज्वेलरी वगैरह में डील करती है, कॉस्मेटिक्स में डील करती है, मतलब कि आप डेली यूज़ नहीं, मतलब पार्टी वियर्स में यूज़ करते हैं, ऐसे बिज़नेस में ये लग्ज़रीज़ जितने ब्रांड है, लग्ज़रियस जितने आपके रिक्वायरमेंट है, वो टाइटन इस बिज़नेस में वर्क करती है। कैसा ये स्टॉक है? 5 स्टार स्टॉक है, लॉन्ग रन में इवन आप राकेश झुनझुनवाला सर जी को तो आप जानते हो, सबसे ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो इसी कंपनी में और इसने मल्टी बैगर रिटर्न भी दिया है। हालाँकि ये जो Q4 का रिज़ल्ट आया है, इट्स अ ईयर ऑन ईयर आप स्टिल खुश हो सकते हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर नेगेटिव है, बट इससे इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये पूरे का पूरा स्टॉक ज़ीरो हो जाएगा, अच्छा खासा प्रॉफ़िट बुकिंग में आएगा, नहीं। ये स्टॉक कंसिस्टेंट चलने वाला स्टॉक है, नो डाउट ये एक अपॉर्च्युनिटी आपके लिए ज़रूर बन जाएगा। अपॉर्च्युनिटी बन जाएगा, मेबी आप बाय ऑन डीप का प्लान कर सकते हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चेक कर लेना। आप अगर आप इसमें हो, अगर आप पहले से इस स्टॉक में हो, डेफ़िनिटली डरने की बात नहीं है, ये निफ्टी 50 के स्टॉक है। कंसिस्टेंसी इसका परफॉर्मेंस है, कोई इश्यू नहीं है, लेफ्ट टू राइट इसका जो स्टॉक पैटर्न है लाजवाब है, 5 स्टार स्टॉक है। बाय डिप मतलब कहते हैं सेल ऑन डिप का मतलब अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो एवरेज करने का प्लान हम कर सकते हैं, अगर कोई फ्रेश बाइंग का प्लान ऑफ एक्शन रख रहा है, नो बाय सेल का रिकमेंडेशन। चलो फटाफट बात कर लेते हैं टाटा टेक का। यस, टाटा टेक के टाइटन भी कंपनी है एंड टाटा टेक्नोलॉजी, इसका दोनों का मैंने Q4 का जो रिजल्ट आया है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर, मैं आई बटन पे शेयर कर दूँगा, कंपैरिज़न कर दिया है, आप वहाँ जाके चेकआउट भी कर लोगे। तो इसका रीज़न क्या था? टाटा टेक आज पिट गया, इसके पीछे का रीज़न सिंपल था, क्वार्टर एंड क्वार्टर जो इनका रिज़ल्ट था, Q4 का रिज़ल्ट जो था काफ़ी, काफ़ी, काफ़ी नेगेटिव था। मतलब इनका जो कॉम्पिटिटर है केपीआईटी, काफ़ी अच्छा 5 स्टार रिज़ल्ट दिया था, क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इनका 5 स्टार परफॉर्मेंस दिया था। क्योंकि केपीआईटी और टाटा टेक दोनों एक ही बिज़नेस में काम करते हैं, कौन-सा? एआई बिज़नेस में। और जिस एग्रेसिवली केपीआईटी काम कर रहा है, उस एग्रेसिव के हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, जो एक्सपेक्टेशन था वो मीट नहीं कर पाया था, तो अच्छी खासी इसमें पिटाई है। हालाँकि मैं इस स्टॉक में वेट कर रहा था कि अगर ये 5% या 10% अगर ये क्रैश करता तो डेफ़िनिटली स्टॉक में छोटा-मोटा एवरेज किया जाए, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले टाइम में फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, एआई का बिज़नेस है और इनका जो बीएमडब्ल्यू के साथ जो टाई अप है, बीएमडब्ल्यू के साथ जो टाई अप है, काफ़ी पॉज़िटिव न्यूज़ है, तो इस वजह से मैं इस स्टॉक को अपने रडार पे रखा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरे पास है, नहीं, मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि मैं बायस्ड ओपिनियन, जो अच्छे स्टॉक है मैं आपको लॉजिक के सामने आपके सामने प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, और आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर इस स्टॉक में देख रहे हो या नहीं। अगर फ्यूचर ओरिएंटेड लगता है तो डेफ़िनिटली आप भी अपने लॉजिक को मीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं, एआई के आने वाले टाइम फ्रेम में कोई काम का नहीं है, बीएमडब्ल्यू का जो इनका टाई अप है वो भी किसी काम का नहीं है, इग्नोर इट, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इससे अच्छे-अच्छे स्टॉक आपको मार्केट में बने, पूरे शेयर मार्केट में 8,000 प्लस स्टॉक है, आप किसी को भी फिगर आउट कर सकते हो। मेरा काम है सिर्फ़ लॉजिक के सामने, आपके सामने बताना कौन-सा स्टॉक अच्छा है, कौन-सा खराब। चलो अडानी का बात कर लेते हैं। अडानी अच्छा खासा पिटाई हुआ, 4% के आस-पास इसमें सेल आई है। ये अडानी एंटरप्राइज़ का फ्लैगशिप स्टॉक है, आपको पता है, और इसमें अच्छी खासी पिटाई यही है कि अभी तक ये पेन झेल रहा है ये कंपनी। कौन-सा पेन? यस, अडानी हिंडलबर्ग का इश्यू अभी तक ये पेन झेल रहा है। टॉप लेवल पर अभी तक नहीं आया, काफ़ी सारे एस्केलेशंस इनके सामने आते रहते हैं। तो पहले क्या था, अडानी को सेबी ने सेबी ने फ्राइडे को ही एक उनको नोटिस, सो कॉल्ड नोटिस दिया था। क्यों दिया था? जो भी उनका ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं, जो भी इनका ट्रांज़ैक्शन 6 मेजर कंपनी में, अडानी के 6 मेजर कंपनी में जो-जो ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, वो इनको क्या करना है, डिस्क्लोज़ करना। अगर वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो डिस्क्लोज़र करना था सेबी को जनवरी टू मार्च क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, 2 नोटिस उन्होंने भेजा है, और अगर वॉलेटाइल वॉयलेट कर रहे हैं, मतलब वो जो रूल है सेबी का कि आपको सारी चीज़ डिस्क्लोज़ करना, थर्ड पार्टी ट्रांज़ैक्शन जितने भी आपके ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं अडानी के ग्रुप में, 6 मेजर कंपनी में, वो आपको डिस्क्लोज़ करना है सेबी को और सभी को। वो अगर ट्रांज़ैक्शन वो क्लीयरेंस दे देते हैं तो इसमें फिर से बाइंग आएगी। अगर सेबी अगर सैटिस्फैक्शन नहीं होती इनके रिस्पॉन्स से, तो डेफ़िनिटली इन पे पेनल्टी लग सकती है। तो अभी भी अडानी हिंडनबर्ग का जो इश्यू है, अभी भी इनके गले की फाँस बनी हुई है। अब फटाफट देख लेते हैं अडानी का इस न्यूज़ से क्या हुआ। देखो, कभी भी सेबी अगर
कोई भी नोटिस किसी भी कंपनी को देती हो, आपको पता है अडानी एक तो पहली बात एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक बन चुका है। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आता है अच्छा खासा इसमें नेगेटिव सारे के सारे जितने भी स्टॉक इसके लिस्टेड है, सब में इनकी नेगेटिव सिनेरियो बन जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे पेन लगता है किसके लिए? अडानी विल्मर के लिए। जो भी अडानी विल्मर बाइंग किया होगा स्टिल उसके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। एंड देन आप देखिए अडानी टोटल गैस, ये दोनों अभी तक ये रिकवर नहीं कर पाए हैं। अडानी विल्मर तो स्टिल नेगेटिव इसलिए रह रहा है क्योंकि अडानी का जो मेजर स्टेक है अडानी विल्मर में, वो क्या चाह रही है कंपनी लगभग 44% का जो स्टेक है विल्मर में वो सेल आउट करना चाहती है। मतलब नए कोई इन्वेस्टर को फाइंड आउट कर रही है और बल्क में डील करना चाहती है। तो अडानी से कंप्लीट वो रैप अप करना चाहती है। अडानी विल्मर कंप्लीट क्लोज़ डाउन करना चाहती है और अडानी टोटल गैस में अभी तक उसने रिकवर नहीं किया अपने टॉप लेवल से। बाकी अडानी का कोई भी शेयर में के रिगार्डिंग या सेबी के रिगार्डिंग या फिर कोई न्यूज़ या फिर पॉलिटिकली कोई भी वेल कनेक्टेड कोई न्यूज़ आएगा, इस स्टॉक की पिटाई नेगेटिव साइड में अच्छा खासा हो सकता है। तो सारे स्टॉक कैसे रहे आज के दिन? सारे के स्टॉक अच्छा खासा इसमें सेलिंग का ज़ोन रहा लगभग-लगभग 4% का अडानी एंटरप्राइज़ेज़ पिटाई हुई है। बाकी आप देख रहे हो अडानी पोर्ट्स भी पिटाई हुई है। अगर मेरे से पूछो पर्सनली इसका बिज़नेस अडानी का सबसे अच्छा आपका बिज़नेस कौन-सा लगता है? कौन से स्टॉक में आप देखते हो कि वेल्थ क्रिएटर है? तो मुझे सिर्फ़ 4 स्टॉक इसमें अडानी के अच्छे लगते थे। एक था अडानी पोर्ट्स, ठीक है? दूसरा था अडानी पावर, थर्ड था अडानी विल्मर एंड 10 था अडानी ग्रीन, ठीक है? ये जो अडानी ग्रीन है, ये चारों मेरे को अच्छे लगते थे बट अडानी विल्मर का जो एस्केलेशन है मैंने आपको बता दिया है कि अडानी इसमें कंप्लीट रैप अप करना चाहती है, कंप्लीट इसमें हटना चाहती है। मतलब पूरे के पूरे 44% का जो स्टेक है वो सेल आउट करना चाहती है। तो 3 ही स्टॉक बचे हैं, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर एंड अडानी ग्रीन। ये 3 ही जो स्टॉक हैं, बहुत अच्छे फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक लग रहे हैं। आप अगर आपके पास है तो एन्जॉय कर सकते हो। बट आपको बस यही याद रखना है अडानी के लिए कुछ भी नेगेटिव न्यूज़, एक सिंगल नेगेटिव न्यूज़ इसके आपके सर्किट में स्टॉक या फिर नेगेटिव आपके पोर्टफोलियो करने के लिए रेडी हो जाता है अडानी का, ठीक है? चलो बात करते हैं दूसरे न्यूज़ के बारे में। यस, ब्रिटानिया इंडस्ट्री आज भी ये 52 वीक हाई के लिए दौड़ा, काफ़ी अच्छा इसकी बाइंग हुई। आप पता है ब्रिटानिया इंडस्ट्री किसमें काम करती है? एफएमसीजी, फूड में काम करती है। मतलब जो हमारा यस खाने-पीने का जो सामान है, वो काम करती है। इसका कॉम्पिटिटर कौन कह सकते हो? हालाँकि इसका कॉम्पिटिटर बहुत सारे आईटीसी है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री है, हिंदुस्तान है एंड देन अगर आप बात करोगे नेस्ले अभी जो स्प्लिट होने के बाद जो आ गई है लगभग 2500 के आस-पास रेंज में आ गई है। तो ये सारे इनके कॉम्पिटिटर है और सबसे प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो मार्जिन, इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो कंप्लीटली डिक्लाइन होते हुए जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न है जितने सारे एफएमजी का मैं बात कर रहा हूँ। सारे एफएमजी के जो ब्लू चिप्स कंपनी है जो बड़े हाथी स्टॉक है सबके मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रिटेल बिज़नेस मतलब क्या होता है? जैसे डी मार्ट आपने देखा होगा या ग्रोसरी के जो बड़े-बड़े मार्ट्स देखे होंगे उसमें क्या है वो क्या कर रहे हैं बल्क से इनमें सामान खरीद लेते हैं और खुद ही डिस्काउंट में बेच रहे हैं, ठीक है? तो रिटेल बिज़नेस जितने ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, डायरेक्ट इनके मार्जिन्स होते हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्री या किसी भी एफएमजी सेक्टर का या जो बल्क में जो डील करते थे, उनका मार्जिन कम होते हुए जा रहा है। आपको पता है डीमार्ट क्या करता है, बल्क में डील करता है, क्रेडिट बेसिस पे डील करता है, इनसे सारे प्रोडक्ट उठा लेता है डायरेक्टली और फिर अपने स्टोर में इसको कम प्राइस पे बेचता है और ये फेयर भी है क्योंकि जिस क्रेडिट पे यूज़ किया वो डिस्काउंट देने का उनका पूरा हक है। चलो, फटाफट देख लेते हैं इनका न्यूज़ क्या था आज ब्रिटानिया इंडस्ट्री का न्यूज़ ये था क्योंकि इनका 9% Q4 का रिज़ल्ट भी सरप्राइज़िंग Q4 का जो रिज़ल्ट था काफ़ी अच्छा आया था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर काफ़ी अच्छा एस्टिमेशन जो था ऑलमोस्ट उन्होंने बीट नहीं किया था। तो रिज़ल्ट अच्छा था, फ्लैटिश परफॉर्मेंस था। तो इनके पीछे का न्यूज़ क्या है? तो इसके पीछे का न्यूज़ ये है एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने क्या किया था इनका जो टारगेट है नुरमा मेंटेन इस टारगेट जो था उन्होंने ब्रिटानिया ने इसका टारगेट करके ₹5395 का टारगेट मेंटेन कर दिया है। मतलब कि आपको पता है बड़े-बड़े फर्म्स टारगेट्स मेंटेन करते हैं जैसे कि दीपक नाइट्रेट हो गया, देन कोटक महिंद्रा का आज न्यूज़ बताया ये सब जो अ, ज मा मॉर्गन स्टैनली हो गया, जेफरीज़ हो गया, ये सारे टारगेट मेंटेन करते हैं। उसी तरह नुरबा मेंटेन किया है एक टारगेट ब्रिटानिया का, ये आने वाले टाइम फ्रेम में इनको 5395 लगभग 5400 के आस-पास टारगेट पे इसको हम देख रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक के बारे में आज का न्यूज़ था। क्विक मैंने रिकैप किया है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डेफ़िनिटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले टाइम फ्रेम में डेफ़िनिटली मैं आपको न्यू वीडियो आप तक पब्लिश करता रहूँगा, ठीक है? मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप छोटा-सा रिक्वेस्ट करूँगा आपसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई कमेंट करके किसी भी शेयर होल्डर के बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहते हो, मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। टेक केयर बिफोर अ ट्रेडर बी अ इन्वेस्टर।